नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी चकवानी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने की खातिर अब सीएम योगी आदित्यनाथ स्थलीय निरीक्षण पर निकले और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री बस्ती के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बस्ती के पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरे और उसके बाद सीएम ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। आपको बता दें, बस्ती मंडल के तीनों जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे शासन प्रशासन चिंतित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज से जुड़ी व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम ने कोविड वार्ड की सुविधा परखने के साथ साथ सैंपल जांच की भी तहकीकात की। उत्तर प्रदेश में अनलॉक 1 और प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ ही कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में पिछले एक दिन में कोरोना के 370 नए मामले आए और इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार जा चुकी है। लॉकडाउन खुलने से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इसमें उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिम्मेदारी से करना होगा। अनलॉक का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कल से खुलने वाले धार्मिक स्थलों समेत तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, धार्मिक स्थलों के बारे में जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है वही उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन के रूप में चलेगी और जो धार्मिक स्थल हैं उसमें जैसे मंदिर है और मंदिर में अगर कोई आ रहा है दर्शन करने के लिए तो सबसे पहला है कि चप्पल को गाड़ी में ही उतार के आवे, बाहर ही उतार के आवे। अगर भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो मूर्ति को ना छुएं। सैनिटाइजिंग जो सैनिटाइज होकर वो अंदर आवे। कीर्तन भजन क्या संगीत तो बज सकता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कीर्तन भजन नहीं हो सकता। अगर प्रसाद का वितरण है तो प्रसाद का हाथ में प्रसाद वितरण देने का नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे घंटे बजाना है तो घंटा को नहीं बजा सकते। तो ये कुछ सावधानियों के साथ में धार्मिक स्थल जो हिंदू धर्म समुदाय के जैसे खुल रहे हैं, मुस्लिम बंधुओं का मस्जिद है तो वजू घर से करके जाएं और वहाँ पर गले न मिलें, हाथ न मिलाएं। ये कुछ सावधानियां हैं जिनके अंतर्गत गुरुद्वारों में भी इसी प्रकार का है। कि लंगर करते समय तमाम सावधानियां बरतनी हैं। तो सैनिटाइज होना, मास्क लगाना, थर्मल स्कैनिंग करना, ये कॉमन चीज़ें हैं जो सभी जगह पर होनी है। रेस्टोरेंट खुल रहे हैं तो पहले यह है कि बच्चे और बुजुर्ग वहाँ पर ना जाए, वैसे धर्मस्थल पर भी बच्चे और बुजुर्ग ना जाएं, ये अपेक्षा की गई है। 6 फीट की दूरी हो, मास्क हो, प्रवेश पे सैनिटाइज़र हो और तमाम प्रकार की थर्मल स्कैनिंग हो। आरोग्य सेतु का होना कंपलसरी है। जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं उसमें ऑडियो वीडियो का एक प्रकार से जो जागरूकता संदेश है वो बजता रहे। अगर दफ्तर है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने तमाम बैठकों को संचालित करने का काम लोग करें। अब इस सब के बावजूद अगर संक्रमित हो जाता है व्यक्ति तो 14 दिन क्वारंटीन कराने की व्यवस्था है। आपको जानकर खुश, अभी तक हम लोग 10,000 प्रतिदिन की टेस्ट चेकिंग कर रहे हैं। 15 जून तक हमारा लक्ष्य है 15,000 टेस्ट चेकिंग करने का और 20 जून तक है 20,000 टेस्ट चेकिंग करने का। पूरे जो अगर उत्तर प्रदेश में कहें तो 1 लाख से अधिक के जो बेड है पूरे तो वो उसकी व्यवस्था की गई है। कोविड बेड जिसको कह सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इनकी व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। कैंटोनमेंट छोड़कर बाकी जगह खुलेंगे, उनके मॉल भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, होटल भी खुलेंगे। होटल में ये अलग है कि होटल या रेस्टोरेंट में 50% की उपस्थिति हो और बुफे सिस्टम ना हो। जो रूम सर्विस है
उसको प्रेफर किया जाए, बैठ के खाने की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें सावधानी के तौर पर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 15 लाख लोगों को क्वारंटीन कराने की व्यवस्था अभी भी ऐतिहासिक तौर पे जच गई हैं। 3-3.25 करोड़ से ऊपर कापियाँ जचना, ये भी आप में एक चुनौती है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस चुनौती को भी विजय प्राप्त की है। हमारी सारी कापियाँ चेक हो चुकी हैं और इसी जून माह में हम लगभग अंतिम सप्ताह में संभवतः 27 के आसपास हमारा जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम है वो निकल ही आएगा। यानी हमारा जो सत्र है वो नियमित रहेगा, क्योंकि जो हमारी हमने सत्र हमारा प्रारंभ हो रहा था अप्रैल में, तो उसे हमने डिजिटाइज करके टीचिंग को और हमने ऑनलाइन टीचिंग को शुरू किया। ऑनलाइन कक्षे हमारे बहुत अच्छे चले हैं। अब वो पढ़ाई का हमारा हर्जा नहीं हुआ है। अब जैसे ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो जुलाई माह में हमारे वहीं समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह ने भारत चीन विवाद और अनलॉक 1 के बाद देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। चाइना की मंशा इस देश को लेकर के कभी भी अच्छी नहीं रही है। अगर हम पुराने इतिहास में जाएं तो डॉक्टर लोहिया भी चाइना को लेकर के भारत सरकार को सचेत करते रहे और इधर लगातार आदरणीय नेताजी ने लोकसभा में कई बार इस बात को कहा कि भारत जिन देशों को अपना असली दुश्मन मान रहा है वो असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन अगर कोई है भारत का तो वो चाइना है। चाइना लगातार साजिश कर रहा है। विवादित जो सीमा है, सीमा में घुसने का काम हमारी सरकार नहीं कर रही है, चाइना की सरकार कर रही है। अगर चाइना की सरकार अपनी सीमा तोड़कर भारत की भूमि की तरफ बढ़ रही है तो ये देश के लिए चिंताजनक है। इस पे सरकार को देश के सामने भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में है और भारत में वो इसलिए पैर पसार रही है बड़ी पैमाने पर क्योंकि भारत की जो सरकारें हैं वो कोरोना से बाद में लड़ रही हैं। पहले सरकार बनाने, बिगाड़ने और राज्यसभा के चुनाव में अड़ी है। यही मोदी सरकार ने अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से पहले लॉकडाउन कर दिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। अब लॉकडाउन खुल गया है, कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है, जो उनका असली चरित्र है, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते, खरीद फरोख्त पर भरोसा करते हैं, तो उनकी खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। तो यही असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली को आपने पीछे कर दिया, उसके बावजूद भी अगर लग रहा कि भयावह नहीं है, मैं कह रहा हूं कि अगर इस देश की 40 लाख लोगों का ही तो लगभग टेस्ट कर पाई है अभी सरकार, 40 लाख में 2.5 लाख के पास हो। आप सोचिए, अभी हम अपनी देश की कुल आबादी का 0.5 भी नहीं पहुंचे। जब 0.5% लोगों की जांच हो जाएगी तब जो नए आंकड़े आएंगे तब WHO भी कहेगा कि अब स्थिति भयावह हो गई। अब सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने तो देश को भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, इसका देश को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस और सीएम योगी की टीम 11 को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है, देश के अंदर में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमारे पास 445 से 50 केस थे, लेकिन जब लॉकडाउन खोला गया है तो हमारे पास केसेस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारे पास 200 के करीब केसेस थे तो हमने लॉकडाउन खोला। इसकी मतलब हम उल्टा चल रहे हैं। जब केसेस ज़्यादा हो गए तो लॉकडाउन खोल दिया, जब केसेस कम थे तो लॉकडाउन कर दिया गया था देश के अंदर। इसके मतलब कि देश में प्लानिंग की कमी है, देश में विज़न की कमी है, देश में सोच की कमी है। देश को कैसे देश को के साथ
प्लान करना चाहिए। मुझे लगता है कि कोरोना वायरस के साथ प्लानिंग में कहीं ना कहीं सरकार फेलियर हुई है। सरकार इसको प्लान करने में और उसको सही तरह से धरातल में उतारने में सरकार नाकाम। मुझे तब तक समझ में नहीं आया कि टीम 11 है कहाँ पे, ये मीटिंग का मतलब क्या होता है। एक गर्भवती महिला 8 महीने की बच्चे की गर्भवती महिला पूरे घूमती रहती है, 6-6 हॉस्पिटलों की चक्कर काटती है, उसका इलाज नहीं होता, अंत में उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह से आगरा में यही घटना हुई कि आदमी हार्ट अटैक हुआ, रात भर घूमता रहा, हॉस्पिटलों ने उसको एडमिट नहीं किया, उसकी मौत हो गई। मेरठ में इसी तरह के एक बच्चे के साथ हुई। आखिर टीम 11 कर क्या रही है? और लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लगातार क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था खराब हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर जानवर जैसा व्यवहार हो रहा है, क्वारंटाइन सेंटर में खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है। तो आखिर टीम 11 काम कहाँ कर रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। लगातार अस्पतालों के निरीक्षण तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं कहाँ उसमें सुधर रही हैं? सुविधाएं तो सुधर ही नहीं रही हैं। जिस तरह आपने नोएडा की घटना देखी, एक गर्भवती महिला बेचारा चक्कर काटती रही, 6-6 हॉस्पिटल के चक्कर काटे, उसको इलाज नहीं मिला, उसकी मौत हो गई। अभी भी हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ पे आपको रात भर घूमते रहो, वहाँ पे जनरल ओपीडी खुली नहीं है, भर्ती नहीं है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो आपको लूट मार मचा रखी उन्होंने। तो आप गरीब आदमी के लिए इलाज कहाँ है? क्वारंटाइन सेंटर में अभी भी वही हालत है, और जो कोविड हॉस्पिटल है उनमें भी आप चले जाइए तो आपको वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, वहाँ दवा तो खैर है ही नहीं, वहाँ पे रहने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे जानवर जैसा तो व्यवहार हो रहा है। तो आखिर इसका फायदा क्या है निरीक्षण करने का? सुविधाएं सुधरे तो समझ में आए कि निरीक्षण का मतलब है। निरीक्षण तो लगातार हो रहा है, लगातार मुख्यमंत्री जी विजिट कर रहे हैं हॉस्पिटलों का, लेकिन उसमें सुधार तो हो नहीं रहा है। तो मुझे तो लगता नहीं इसका कोई। पूरे देश में कोरोना अपने चरम पर है। रोजाना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में कई संस्थाएं पीपीई किट बांटने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में आज कांठ विधायक राजेश कुमार सिंह और उनकी टीम ने कांठ और छलजैट थाना क्षेत्र के कई गांवों को सैनिटाइज किया। और इसी के मद्देनजर कांठ विधायक राजेश कुमार सिंह और उनके सुपुत्र विक्रांत सिंह ने सभी गांवों को सैनिटाइज कराने का और पीपीई किट बांटने का काम किया। ये सैनिटाइजर का काम तो हमारा करीब लगभग 1 माह से चल रहा है। और सबसे पहले सरकार ने जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सरकार ने काफ़ी तत्परता दिखाई और माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत जल्दी लॉकडाउन लगा दिया, इससे हमारा देश गहरे संकट में जाने से बच गया। सरकार तो कोरोना से निपटने के लिए मोदी योगी रसोई का प्रबंध भी कर रही है, सरकार सैनिटाइज भी कराई है, लेकिन हमने सोचा हमें भी अपने तरह से कुछ करना चाहिए, अपने क्षेत्र के लिए हमें अपने निजी खर्चे से कुछ करना चाहिए। तो हमने उसके लिए अपने ट्रैक्टर पे एक मशीन बनवा रखी है और उस मशीन से हमने करीब लगभग अब तक 50 गांव सैनिटाइज कर दिए। और जो प्रमुख मंदिर हैं गांव के, क्योंकि मैं भगवान में आस्था रखता हूँ, जो प्रमुख मंदिर है मैं उन्हें भी चाहता हूँ कि सैनिटाइज करा के उनको, और उनमें जो पुजारी हैं उनको सबको मैं एक पीपीई किट, मास्क, अंगोछा, उन्हें साबुन और सैनिटाइजर ये मैं उनको दे के उन्हें सम्मानित कर रहा हूँ और उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत लोगों से मिलते हैं। मंदिर में किसी को आने से आप रोक भी नहीं सकते, सबकी आस्था भगवान में है, मेरी आस्था भगवान में, इसलिए उनकी सुरक्षा होना भी जरूरी है। इसलिए मंदिरों को भी हम विशेष तौर पर सैनिटाइज करा रहे हैं। अब तक हमने लगभग 50 गांव सैनिटाइज कर दिए और करीब 4 रसोई भी हमने अपने क्षेत्र में चलवाई, मोदी योगी रसोई। और जब तक ये व्यवस्था खराब रही, हो गया लोग रास्ते में आते रहे बाहर से, पंजाब से, इधर से, ये पूरी रोड हमारी आती कांट वाली, तब तक हमने उनकी सबकी व्यवस्था की और मोदी योगी रसोई में पूरा सहयोग किया और अब सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, ये बराबर चलता रहेगा। इसलिए कि पुजारी जो भी हमारी पूजा है, असल में पहली बात तो हमारी भगवान में आस्था है, इसलिए हम पुजारियों की सुरक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। दूसरी बात यह कि पुजारी क्योंकि मंदिर में बैठे वो और लोगों से भी जाके मिलेंगे, उनको अगर कोई संक्रमण होता है तो वो संक्रमण फैलने की संभावना है, इसलिए पुजारियों की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि लापरवाही ज्यादा करते हैं लोग, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं हमारा छोटा सा गांव कहाँ, इसलिए लापरवाही करते हैं, लेकिन ग्रामीण में भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि गांव से जो हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं, जो दिल्ली से, पंजाब से और बाहर जो लोग काम करते हैं, वो सब लौट के गाँव में आ गए, पता नहीं कौन संक्रमित है, इसलिए गाँव में सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए मंदिर गाँव के भी सैनिटाइज होने चाहिए और गाँव के भी। केरल में हथिनी और हिमाचल में गाय के साथ की गई बर्बरता पर पेटा इंडिया के सीईओ मणिलाल वलियाते ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, इससे ये जो हाथी का इंसिडेंट केरला में हुआ है और हिमाचल में गाय की जो इश्यू आया है, एक चीज़ तो बिल्कुल साबित हो गया है कि ये हमारे एक शहर से या एक ज़िले से, एक स्टेट से नहीं है। हमारे पूरे इंडिया में इस तरह के क्रूअल्टी रोज़ होते हैं। और दूसरी चीज़, हमारा जो पीटा इंडिया का जो हेल्पलाइन नंबर है, कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे की क्रूअल्टी केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं रोज़ के रोज़।
और साथ में ये भी देखना है कि ये कोई स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर जानवर के खिलाफ नहीं है ना, हाथी में रुका गया है, गाय में भी हो रहा है, बाकी बिल्ली कुत्ते में भी इस तरह के क्रूएल्टी होते हैं। तो कोई भी स्पीशीज़ के लिमिटेड नहीं है क्रूएल्टी, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये है कि हाथी का अगर मामला देखेंगे केरला में, हम ये मानते हैं कि वो हाथी मर गया, लेकिन बहुत सारे हाथियाँ ऐसे हैं जो जंगल से पकड़े जाते हैं गैरकानूनी तरीके से, उनको 6 महीने एक क्राल में रख के टॉर्चर किया जाता है और लेके जाके हम फेस्टिवल में, जॉय राइड्स के लिए, सर्कस में इस्तेमाल किया। गाय का भी यही हाल है, आप देखेंगे उनको बार बार इंसेमिनेट किया जाता है, उनको प्रेग्नेंट किया जाता है, उनका दूध जो उनके बच्चे के लिए होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस माहौल में अभी आज की तारीख में हमें क्या करना चाहिए? एक तो सरकार को वो जो 1960 का जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, उसमें तुरंत से तुरंत जो चेंजेस लाने होंगे, जिससे कि एक इस तरह के जो क्रूरता है उसमें 50 रुपये के जुर्माना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई पनिशमेंट हो और स्ट्रिंजेंट इम्प्रिजनमेंट हो। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी विवाद को सुलझाने के मकसद से शनिवार को अहम बैठक हुई थी। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच यह बैठक लद्दाख की सीमा के पास हुई। इस बैठक पर रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। Yesterday's meeting between Lieutenant General of Indian Army, GOC General Officer Commanding 14th Corps, and his Chinese counterpart has not produced the type of results that were expected. Although it can be said that the very fact that meeting took place, it was on a positive note, but the net result is not satisfactory at all. There are reasons for this. Firstly, that first of all, let's analyze what is the stand of India and what is the stand of China. The stand of India is that China should restore the status as is existing in April 2020. China says that you stop construction work, and that is very essential. So therefore, both the stand of both the countries seem to suggest that it is going to be a stalemate, it is going to be a prolonged affair, and the reasons for that are manifold. Firstly, it's my belief that till China gets out of COVID-19 quagmire, it is not going to allow India to be comfortable on the LAC. केंद्र सरकार द्वारा जारी नियम निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ गाइडलाइन जारी करते हुए 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार द्वारा उठाया गया कदम कितना उचित है, इस पर हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने अमेठी के लोगों से राय ली, जिस पर गायत्री माता के मंदिर के पुजारी ने बताया कि मेरे हिसाब से सरकार का यह फैसला अभी उचित नहीं है। कोरोना विभीषिका के चलते देश को लॉकडाउन किया गया था। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा फिर से एडवाइजरी जारी की गई कि अब मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे को कुछ विशेष नियमों के साथ खोला जाए। ऐसे में इस समय हम अमेठी के गायत्री माता मंदिर में हैं और यहाँ पे हमारे साथ पुजारी हैं। इनसे हम जानते हैं कि मंदिर खोलने की अनुमति तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी दे दी है, तो ऐसे में ये जो है मंदिर खोलने को लेकर किस प्रकार से एक्टिव हैं और क्या इनकी राय है, इसके लिए हम इनसे जानते हैं। जी पुजारी जी, क्या नाम है आपका? मैं पंडित इंद्रदेव शर्मा। ये बताइए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है कि मंदिर मस्जिद को कुछ विशेष नियमों के तहत खोला जाए, इसमें आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है कि मंदिरों को खोला जाए, तो मंदिरों को यदि खोला भी जाता है तो उन्हें कुछ अवधि के लिए, जैसे सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे के लिए खोला जाए। शेष टाइम मंदिरों को यथावत बंद रखा जाए, क्योंकि अभी कोरोना का जो प्रभाव है वो भी कम नहीं हुआ है, बढ़ रहा है। तो इस नाते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम गवर्नमेंट को उठाना चाहिए कि अभी मंदिर को पूरे टाइम के लिए खोलने की अनुमति ना दी जाए। तो अगर मंदिर ऐसे में खुलता है तो मंदिर को खोलने के लिए आप किस प्रकार की सावधानियां बरतेंगे? ये हम सावधानियां बरतेंगे, हम मंदिर की साफ़ सफाई बराबर रखते हैं हम लोग, और लोग आते हैं तो उनके लिए सैनिटाइज़र उपलब्ध कराना, साबुन इत्यादि की व्यवस्था रखना,
और जल की पर्याप्त व्यवस्था रखना, ये सारी चीज़ें हम लोग व्यवस्थित करेंगे। और जो लोग आएंगे उनको भी हम लोग समझाएंगे कि भाई वह मुंह पर अपने जो है मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। और मंदिर परिसर में भी आएँ तो सीमित समय के लिए आएँ, ज़्यादा समय यहाँ ना बिताएँ और अपने कार्य को करके अपने गंतव्य की ओर जाएँ। तो ये थे हमारे साथ गायत्री माता मंदिर के पुजारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके तहत हम खोलेंगे मंदिर को, लेकिन जो भी है ये गाइडलाइन जो दी गई है ये विभीषिका के चलते, कोरोना वायरस के चलते, जो बढ़ रहे हैं वायरस, उसके चलते कहीं ना कहीं इसमें एक सोचना है कि ऐसा अभी कुछ समय के लिए ना किया जाता। बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी में अभी तक 200 कोरोना के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिनमें से लगभग 125 केस एक्टिव हैं। ऐसे में अमेठी की बात करें तो अमेठी में तो ये कोरोना का बढ़ता केस इस बात को दिखा रहा है कि मंदिर मस्जिद इससे कहीं अछूते नहीं हैं और इसमें जो है हमको मंदिरों को अभी खोलने के लिए थोड़ा सा वक्त देना चाहिए था। राजकुमार जायसवाल, ANV न्यूज़, अमेठी। आजकल सभी पर सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर वीडियो बनाकर डालने और तुरंत मशहूर होने का जैसे चस्का चढ़ चुका है। हालांकि कई मामलों में उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन यह शौक है कि रुकता नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ गोरखपुर के 2 सिपाहियों के साथ। उन्होंने टिकटॉक पर डांस का अपना एक वीडियो डाला और चर्चा में आ गए, लेकिन इसके लिए उन्हें SSP ने लाइन हाजिर कर दिया। जालौन की नगर पंचायत माधोगढ़ के गौशाला पर हुए भ्रष्टाचार को लेकर जब आम जनता की आवाज बुलंद हुई तो प्रशासन उसे अपनी हुकूमत से दबाने का प्रयास करने में जुटा है। दरअसल मवेशियों को दफनाने पर आवाज उठाने वाले युवकों पर मुकदमा दर्ज कराए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हकीकत में गौशाला की अव्यवस्थाओं पर जांच होनी चाहिए और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाने चाहिए। लेकिन अपने अधीनस्थों का बचाव करते हुए जिला प्रशासन आवाज उठाने वाले लोगों पर गुंडई दिखा रहा है। नतीजा ये है कि पहले दिन मरती हुई गायों का वीडियो बनाने पर 2 युवकों पर नामजद और 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। जोरदार तमाचा लगाया गया है वहां के अधिशासी अभियंता के द्वारा। अगस्त 2019 में वहां पर गोवंशों की जियो टैगिंग कराई गई थी, जिसमें 200 से अधिक गायों का बजट जारी हुआ था और लगातार अगस्त 2019 से नगर पंचायत माधोगढ़ के अधिशासी अभियंता व पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रति गाय 30 रुपए के हिसाब से भुगतान भी कराया जा रहा था। लेकिन वर्तमान में वहां की व्यवस्था को देख करके वहां पर कुछ गायें अचेता अवस्था में थी, तो वहां के जो प्रभारी थे, गौशाला प्रभारी, उनके द्वारा JCB मंगा करके अचेता अवस्था में जो गाय तड़प रही थी उनको गड्ढा खोद करके वहां पर जब गाड़ दिया गया तो हिंदू संगठनों में वहां पर बहुत बड़ा उबाल देखने को मिला है। इसको लेकर के वहां के स्थानीय युवकों के द्वारा जब विरोध किया गया तो उनके खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत दिखाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा भी नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा पंजीकृत कराया गया है। तो इसी मामले को लेकर के आज माधोगढ़ विधानसभा के विधायक मूलचंद निरंजन जी के द्वारा गौशाला का निरीक्षण किया गया था। तो वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और आपके द्वारा निरीक्षण में क्या क्या देखा गया। जी, माधोगढ़ नगर पंचायत द्वारा संचालित गौशाला के संदर्भ में मुझे जानकारी प्राप्त हुई। आज मैं स्वयं वहाँ गौशाला के निरीक्षण में गया था। ग्रामीण जनों के द्वारा, माधोगढ़ नगर वासियों के द्वारा जो शिकायत उस गौशाला की है वो ये कि गौशाला में जानवर कम है और दर्शाए नगर पंचायत द्वारा ज़्यादा जा रहे हैं। दूसरी शिकायत है कि कुछ गौवंश को जो मृत नहीं हुए थे उनको ऐसे ही दफना दिया गया। इस प्रकरण में निश्चित रूप से
जो भी सत्यता होगी उसकी जांच कराई जाएगी। यदि वास्तव में कहीं कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जैसा कि आपने कहा, ये चूँकि मामला थोड़ा विवादित हुआ और विवाद में वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है और मुकदमे में यदि सत्यता नहीं है तो उस मुकदमे पर भी जो संभव होगा वो कार्रवाई होगी। अगर असत्य है तो उस मुकदमे को ख़त्म भी किया जाएगा और अगर उसमें सत्यता है तो जो जांच में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। यदि गौशाला में जैसा कि अभी विधायक जी ने बताया कि जो भी जांच में आएगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर जांच में युवकों के खिलाफ मुकदमा झूठा पंजीकृत कराया गया है तो उस मुकदमे को भी खत्म किया जाएगा। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ नीलन सिंह, राजभक्त, ANB न्यूज। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।